Hello students, welcome back to next video from प्लांट फिजियोलॉजी। फर्स्ट वीडियो में जो प्लांट फिजियोलॉजी का है इसमें हम लोगों ने बात की थी ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसा होता है, कितने टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एम्बिबेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न किससे कहते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जो ऑस्मोसिस होती है वो टू टाइप की होती है, इंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इंडो ऑस्मोसिस होती है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब एक्सो ऑस्मोसिस होती है। यानी प्लांट सेल को या कोई भी सेल को जब हाइपरटोनिक सेल में रखेंगे तो इंडो ऑस्मोसिस होगी और हाइपोटोनिक में रखेंगे तब एक्सो ऑस्मोसिस होगी। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर इसको जनरली हम अगर समझें, जनरल लैंग्वेज में अगर देखें, सिंपल वे में अगर एक तरीके से हम बोलें तो क्या होता है कि द मैक्सिमम प्रेशर विच रिक्वायर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। पहले हम ये फर्स्ट वे देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए ज़रूरी होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं द मैक्सिमम प्रेशर विच एक्सर्ट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट ऑन द वॉल या ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को यूजली मेजर करने के लिए पास्कल का यूज़ करते हैं। इसकी जो यूनिट है उसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में, यानी जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रेशियो पर डिपेंड करता है। वन मोल या बोल सकते हैं मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अबाउट 22.4 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक कांस्टेंट है, यानी अगर हम इसको कोई भी एक सोल्यूशन होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अगर हम उसको उसके टेम्परेचर या उसकी कंसनट्रेशन को चेंज ना करें तो वो कांस्टेंट रहता है, और जो प्रेशर होता है वो कंसनट्रेशन या टेम्परेचर को चेंज करने पर चेंज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल विद अपोजिट साइन, यानी अपोजिट साइन से ये होता है, जिसको हम एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू माइनस ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस साइन एस इसे देंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव साइन से होता है कि सॉल्यूट होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट की वजह से ही होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे ऑस्मोमीटर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑस्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक ऑस्मोमीटर जो है डायग्राम में बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरे जो ऑस्मोमीटर्स हैं जैसे पफर्स ऑस्मोमीटर, बर्कले एंड हार्टले ऑस्मोमीटर। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो ऑस्मोमीटर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है प्लाज्मोलाइसिस। इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं। जब सेल को या किसी भी टिश्यू को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जो सेल के अंदर से यानी इनर एनवायरनमेंट से सेल के वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर सॉल्यूशन की तरफ आने लग जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म से
बाहर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आने लग जाते हैं। और इसके बाद प्लांट सेल अगर है तो वैक्यूल से एक्सोऑस्मोसिस होती है। ये वाटर जो लॉस हो जाता है इसकी वजह से ही साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, यानी एक तरीके से लॉस ऑफ वाटर की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी श्रिंकिंग हो जाती है। इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे साइटोप्लाज्म जो होता है वो दूर हो जाता है और एक जगह पे जाके डेंस होने लगता है, यानी कंडेंस होने लगता है। इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जिस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट में न्यूक्लियस देखेंगे कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल है, वैक्यूल तो बहुत ही स्मॉल साइज रहेगा धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, जितना साइटोप्लाज्म है यानी प्रोटोप्लाज्म है वो उससे वाटर रिलीज हो गया, निकल गया एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू, और एक तरीके से सेल जो है यानी साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया और साइट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे डिसअटैच यानी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, दूर हो गया जाके। ओके, प्लाज्मोलाइसिस जो होती है वो दो टाइप्स की भी होती है। फर्स्ट है इंसिपेंट और एविडेंट। तो इंसिपेंट की बात करें तो जब साइटोप्लाज्म जो उसकी साइड होती हैं यानी एजेस होती हैं उससे विड्रॉ हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। और एविडेंट में साइटोप्लाज्म जो है कई पॉइंट्स यानी सारी एजेस से अलग नहीं होता है, यानी कुछ एजेस से अटैच रहता है लेकिन कुछ पॉइंट से वो यानी कुछ साइड से वो डिसअटैच हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो दिखाया गया है वो आपका एविडेंट दिखाया गया है डायग्राम में। तो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस है। नेक्स्ट इज डी प्लाज्मोलाइसिस। अब डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब जो प्रोटोप्लाज्म है जो श्रिंक हुआ है यानी श्रिंकन प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल हो जाता है ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर इंटर कर जाएंगे और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल हो जाएगा। इसे डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। जब प्लाज्मोलाइसिस होती है तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। प्लाज्मोलाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो पिकल्स हैं, जैम जेली, ये सब जैम जेली इन सब में जो है इसका यूज़ होता है। या बहुत सारी सर्जरी जो मीडिया होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। प्लाज्मोलाइसिस की वजह से कुछ ऐसे क्रॉप्स प्लांट्स हैं जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट यूजेस हैं, वाइडली यूजेस हैं, लिविंग सेल्स के लिए भी इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ अ सेल। ऑस्मोटिक रिलेशन एक सेल का क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। जब एक सेल के अंदर वाटर इंटर करता है इंडोऑस्मोसिस के थ्रू तो एक प्रेशर जो एक्सर्ट होता है, डेवलप होता है, जो कि सेल वॉल पे यानी साइटोप्लाज्म में एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जो कि सेल वॉल पर एक प्रेशर डालता है। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, यानी टीपी से लिखेंगे। सेल वॉल जो होती है वो रिग्ड होती है, इलास्टिक होती है और एक अपोजिट यानी काउंटर प्रेशर डालती है प्रोटोप्लाज्म पर, जिसे वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी बोलते हैं। यानी अगर हम एक देखें एक सेम टाइम पर एट अ गिवन टाइम टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी, यानी टर्गर प्रेशर जो है वॉल प्रेशर के बराबर होता है। टर्गर प्रेशर काहे में हेल्प करता है, सेल की टर्जिडिटी में हेल्प करता है, लीव्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, ब्रांचेज जो होती हैं और फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं उनको स्ट्रेच करने में मदद करता है, नेस्टिंग मूवमेंट में मदद करता है। डिफरेंट प्लांट जैसे मिमोसा पुडिका है, डेस्मोडियम ग्रैनस है। स्टोमेटल जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टर्गर प्रेशर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डिफ्यूजिंग प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसे डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दें, कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देंगे प्योर वाटर में, तो जो डिफ्यूजन प्रेशर हो जाएगा वो लेस हो जाएगा देन द प्योर वाटर। तो इस तरीके से द डिफरेंट बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट।
यानी डीपीटी। तो डीपीटी क्या होगा, जब प्योर वाटर है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा और जो सॉल्यूशन है उसका डिफ्यूजन प्रेशर होगा, तो उसके जो डिफरेंस को डीपीडी बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसे सक्शन प्रेशर यानी एसपीवी कहते हैं, यानी डीपीडी का दूसरा नाम एसपी है, सक्शन प्रेशर। डीपीडी टर्म का यूज़ सबसे पहले मेयर ने 1938 में किया, और सक्शन प्रेशर टर्म का यूज यानी सक्शन जो टर्म का यूज है, सक्शन प्रेशर बोल सकते हैं, इस टर्म का यूज रेनर ने 1915 में किया। डीपीडी एक सेल का वो नेट अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है जो कि वाटर के इंटर करने से कॉज होता है। वाटर जो सेल के अंदर इंटर करता है तो जो कॉज होता है उसे हम डीपीडी बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल लो डीपीडी से हाई डीपीडी के थ्रू होता है, यानी जहाँ से लो डीपीडी है उधर से हाई डीपीडी के थ्रू जो है ये मूवमेंट होता है। रिलेशनशिप ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी एंड डीपीडी, इन सब में रिलेशनशिप की हम स्टडी करेंगे। तो एक तरीके से डायग्राम देखते हैं जो 1.7 है। इस डायग्राम में देखेंगे ओपी, डब्ल्यूपी आपको क्लियरली विजिबल है। ओपी क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जब इंडोऑस्मोसिस होती तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पर, इससे ओपी बोलते हैं। और इसके काउंटर अटैक में जब वॉल जो होती है एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, इससे बोलते हैं वॉल प्रेशर। ओपी इक्वल टू डब्ल्यूपी क्लियरली आप पीछे पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आप जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है और डिफ्यूज़न प्रेशर डिफेक्ट। जैसे जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है जो एक तरीके से कम होता जाएगा। जैसे जैसे टर्गर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट कम होता जाएगा। तो इस तरीके से एक इंटर रिलेशनशिप है डीपीडी, ओपी और टीपी में। तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर इक्वल टू डीपीडी। अब डीपीडी क्या है, जो सेल फुल्ली टर्जिडिटी में तब होगी जब वाटर फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यानी डब्ल्यूपी इक्वल टू टीपी, वॉल प्रेशर इक्वल टू टर्गर प्रेशर। अगर हम एक तरीके से देखें तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी भी लिख सकते हैं। फुल्ली टर्जिड सेल में जैसे हमने बोला क्या है कि डीपीडी माइनस इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यानी जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर। अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर देखते हैं ओपी एक टर्जिड सेल का 5 ATM है और टीपी जो है वही 5 ATM है, तो उसका डीपीडी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी क्या है, एक तरीके से जब 0 होगा यानी जब सोल्यूशन जो है यानी वाटर फुल्ली सैचुरेटेड होगा तभी वो फुल टर्जिडिटी में आएगी। नेक्स्ट आता है फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल क्या होती है, जब टर्गर प्रेशर जो होता है फ्लैसिड सेल का 0 होता है, इसे फ्लैसिड सेल बोलते हैं। इसमें जो डीपीडी होता है वो ओपी के बराबर होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्लाज्मोलाइज सेल। अब प्लाज्मोलाइज सेल में डीपीडी क्या होगा, किसके बराबर होगा। जो प्लाज्मोलाइज सेल होती है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और टर्गर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो इसके बारे में क्रैमर ने 1949 में 2 डिफरेंट मैकेनिज्म को बताया जिससे कि प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है।
इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्टिव अब्जॉर्प्शन एंड पैसिव अब्जॉर्प्शन।